गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मंजू कंबोज जीसीजी रानिया। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत निशस्त्रीकरण। हमने गूगल मीट पे भी थोड़ा सा क्वेश्चन ये डिस्कस किया था, वो भी है साथ में और उसका आगे वाला भी पार्ट है। मैंने बताया था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद काफ़ी त्रासदी हुई, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। अतः जो राष्ट्र संघ है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इन दोनों का उद्देश्य क्या था, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना था। अगर मैं बात करूं द्वितीय महायुद्ध की, तो द्वितीय महायुद्ध जो हुआ था वो 1 सितंबर 1939 को 1 सितंबर 1939 को क्या हुआ था, आरंभ हुआ था। और इस दिन जो ये युद्ध हुआ, जर्मनी ने क्या किया था, पोलैंड पर आक्रमण किया था। जर्मनी ने किस पर आक्रमण किया, पोलैंड पर। अतः 31 सितंबर 1939 तक जो है उसे अपने कब्जे में ले लिया। जो है जर्मनी ने पोलैंड पर जब आक्रमण किया तो 31 सितंबर 1939 को जो है उसे अपने कब्जे में लिया। इस आक्रमण के कारण, जो ये आक्रमण हुआ, इस आक्रमण के कारण जो राष्ट्र संघ है, निशस्त्रीकरण की दिशा में उसने जो भी प्रयास किए थे उसके क्या साबित हुए, बेकार साबित हुए, उसका कोई महत्व नहीं रहा। क्योंकि राष्ट्र संघ ने निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए थे, अनेक आयोग बनाए थे, लेकिन फिर भी जो है राष्ट्र संघ जो है वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए, और द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। फिर 7 अगस्त और 9 अगस्त को क्या हुआ, 1945 को अमेरिका ने जापान के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए 2 बड़े शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिए, जिसके कारण लाखों लोग मारे गए, असंख्य कई अन्य बीमारियों से पीड़ित हो गए। और इस विश्व युद्ध में इतनी जन धन की हानि हुई कि एक बार फिर ये आवश्यकता पड़ी कि निशस्त्रीकरण को क्या दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक नवीन बम या परमाणु बम का अमेरिका ने प्रयोग करके अपनी शक्ति का भी उस समय क्या किया था, प्रदर्शन किया था। अतः इस परमाणु विस्फोट से अपार जन समुदाय की हानि होने के अनेक कारण हो सकते थे। अतः अनेक विश्व शांति के जो समर्थक देश थे, उन सभी व्यक्तियों ने मिलकर क्या कहा कि निशस्त्रीकरण की दिशा में क्या उठाया जाए, एक कदम उठाया जाए, अर्थात निशस्त्रीकरण को क्या दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत निशस्त्रीकरण की दिशा में उठाए गए कदम निम्न प्रकार से हैं। अगर आर्टिकल 11 की मैं बात करूंगी सबसे पहले, कि जो अनुच्छेद 11 है उसके अनुसार क्या था कि यूएनओ का एक जो अंग था, महासभा निशस्त्रीकरण तथा शस्त्रों के नियंत्रण से संबंधित जो सिद्धांत बनाएगा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है वो सिद्धांतों का निर्माण करेगा, ताकि विश्व में या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या है, शांति और सुरक्षा और सहयोग को क्या किया जाए, बनाए रखा जाए। अतः वे ऐसे सिद्धांतों पर क्या करेगी, महासभा विचार विमर्श करेगी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को, अंतर्राष्ट्रीय शांति को क्या मिल सके, बढ़ावा मिल सके। अतः ये महासभा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम करने के लिए ऐसे सिद्धांत बना देगी, जिसको जो है सभी राष्ट्रों को जो क्या करना पड़ेगा, यूएनओ के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उनको उन सिद्धांतों की क्या करनी पड़ेगी, पालना करनी पड़ेगी। अतः अनुच्छेद 11 में इस बात का वर्णन हमें मिलता है। अगर मैं अनुच्छेद 26 की बात करूँ, आर्टिकल 26 की बात करूँ, तो आर्टिकल 11 तो हमें बताता है महासभा जो है वो निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए विचार विमर्श करेगी, प्रयास करेगी, सुझाव देगी। लेकिन अनुच्छेद 26 क्या बताता है कि यूएनओ का एक जो अंग है, सुरक्षा
उसको ये अधिकार दिया गया है कि वह शस्त्रों को नियंत्रण करने के लिए क्या बनाए, योजनाएं पेश करें कि शस्त्रों को कैसे नियंत्रण करना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कैसे स्थापित करना है। अतः ऐसे ढंग में उसे इस प्रकार के नियम बनाने पड़ेंगे जिससे संसार की जनशक्ति और आर्थिक साधनों की कम से कम शस्त्रों में खर्च हो, और उसका दायित्व किसको सौंपा जाएगा, सुरक्षा परिषद को। अर्थात सुरक्षा परिषद आर्टिकल अनुच्छेद के द्वारा सुरक्षा परिषद को ये शक्ति दे दी गई है कि वो संसार की जो जनशक्ति है और जो आर्थिक साधनों की कम से कम मात्रा में शस्त्रों पर कम खर्च किया जाए और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का क्या किया जाए, देशों का प्रयास किया जाए। अतः हम कह सकते हैं अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 26 के द्वारा सुरक्षा परिषद को ये अधिकार दिया गया है कि शस्त्रों पर क्या किया जाए, नियंत्रण किया जाए। इसी प्रकार आर्टिकल 43 की मैं बात करूं तो आर्टिकल 43 के अनुसार भी संयुक्त राष्ट्र को सैनिक शक्ति प्रदान करके सुरक्षा कायम रखने और शस्त्रों के नियम का क्या बनाया गया, आकांक्षी बनाया गया है। अर्थात यूएनओ के पास खुद की अपनी सैनिक शक्ति होनी चाहिए और वो सुरक्षा को कायम रखने के लिए क्या करे, प्रयास करे और शस्त्रों का क्या किया जाए, नियमन किया जाए। चार्ट के अनुच्छेद 47 में भी सुरक्षा परिषद की सहायता और परामर्श के लिए क्या कहा गया कि एक सैनिक स्टाफ समिति का निर्माण किया जाएगा और यह समिति ऐसी योजनाओं को संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने रखेगी जिसके द्वारा शस्त्र नियंत्रण की पद्धति क्या हो सके, स्थापित हो सके। अर्थात ये जो सैनिक स्टाफ समिति बनाई जाएगी वे अपनी योजनाएं किसके सामने रखेगी, यूएनओ के सामने रखेगी और सुरक्षा परिषद को समय समय पर ये क्या देगी, परामर्श देगी कि शस्त्र नियंत्रण कैसे किया जाए। अतः हम कह सकते हैं कि विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए सुरक्षा परिषद क्या करेगी, सैनिक स्टाफ समिति की मदद से ऐसी सेनाएं बनाने के लिए उत्तरदायी होगी जिससे संसार के मनुष्यों के आर्थिक साधनों का उपयोग जो है शस्त्रीकरण के लिए कम से कम हो। अर्थात जो आर्थिक साधन है संसार के जितने भी मनुष्यों के जो आर्थिक साधन उपलब्ध करवाए जाएं, उनकी आर्थिक स्थिति में क्या किया जाए, सुधार किया जाए और शस्त्रों पर क्या किया जाए, कम से कम खर्च किया जाए। अतः हम कह सकते हैं कि इस प्रकार आर्टिकल 11, आर्टिकल 26, आर्टिकल 43 एंड आर्टिकल 47 में जो है शक्ति किसको दी गई है, महासभा को दी गई है और सुरक्षा परिषद को दी गई है कि इन दोनों अंगों का मुख्य कार्य क्या है, शस्त्र नियंत्रण करना और विश्व शांति और सुरक्षा को किस प्रकार से बनाए रखा जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है निशस्त्रीकरण को जो बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित जो है कदम उठाए गए हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा पॉइंट जो आता है 15 नवंबर, आर्टिकल मैं बात करूंगी 15 नवंबर 1945 की, 1945 की, कहते कि चार्ट के निशस्त्रीकरण संबंधी जितने भी उपबंध थे उनको जो कार्य रूप दिया गया वो सबसे पहले कब दिया गया, 15 नवंबर 1945 को। इसमें 3 महाशक्तियाँ थी जिसने सबसे पहले सोचा कि शस्त्रों का क्या किया जाए, नियंत्रण किया जाए, शस्त्रों को क्या किया जाए, कम किया जाए। वो 3 महाशक्तियाँ कौन सी थी, कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका। ठीक है, इन तीनों महाशक्तियाँ जो थी कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका, इनकी सरकारों ने एक घोषणा पत्र प्रकाशित किया, एक घोषणा पत्र अपना बनाया और उसको प्रकाशित किया। और उन्होंने क्या किया कि परमाणु ऊर्जा पर क्या होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना पर क्या बल दिया, किस पर बल दिया, संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना पर क्या दिया, बल दिया। कुछ समय के बाद जो है इसमें सोवियत संघ ने भी अपनी क्या प्रकट कर दी, सहमति प्रकट कर दी। अतः हम कह सकते हैं कि 15 नवंबर 1945 को सबसे पहले जो है निशस्त्रीकरण पर जोर किसके द्वारा दिया गया, महाशक्तियों के द्वारा दिया गया, जो 3 महाशक्तियाँ थी कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका। उसके बाद जो है सोवियत संघ ने भी इस पर अपनी क्या प्रकट करी, सहमति प्रकट करी। उसके बाद फिर 24 जनवरी 1946 को महासभा के द्वारा भी इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया
और परमाणु ऊर्जा आयोग की संयुक्त राष्ट्र जो है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। और इस आयोग में सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य राष्ट्रों के अलावा सुरक्षा परिषद की जो भी सदस्य संख्या हमारी 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं, तो 15 राष्ट्र जो हैं इसके सदस्य हैं। उसके अलावा कनाडा भी जो है इसमें क्या हुआ, शामिल हुआ। इस आयोग का उद्देश्य क्या था? इस आयोग का उद्देश्य था एक ऐसी योजना तैयार की जाए जिसके अंतर्गत सदस्य राष्ट्र जो हैं परमाणु शक्ति के उत्पादन को क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन रखने को तैयार होंगे। और इसका प्रयोग किस लिए किया जाएगा? केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। अर्थात एक ऐसी योजना बनाई जाए कि मान लो कि कोई सदस्य राष्ट्र परमाणु शक्ति का उत्पादन करता भी है, लेकिन वो परमाणु शक्ति का उत्पादन तो कर सकता है, लेकिन उसकी जो परमाणु शक्ति होगी ना, उसका उत्पादन होगा जो अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन रखा जाएगा, ताकि वो राष्ट्र जो अपनी मर्जी से उसका प्रयोग ना कर सके और युद्धों को क्या ना मिले, बढ़ावा ना मिले। अतः उसका प्रयोग जो है परमाणु शक्ति का प्रयोग केवल किस लिए किया जाएगा? शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया जाएगा। अतः जितने भी आणविक व सामूहिक विनाश के जितने भी शस्त्र हैं उन पर क्या लगा दिया जाएगा? पूर्ण रूप से निषेध लगा दिया जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि इस आयोग की जो पहली बैठक थी वो कब हुई? 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क में। 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क में। और इस बैठक में अमेरिका ने भी जो है एक राष्ट्रीय परमाणु विकास प्राधिकरण के लिए प्रारूप योजना पेश करी थी, यानी कि अमेरिका के द्वारा एक प्रारूप योजना पेश की गई। इस योजना के अनुसार क्या था कि परमाणु ऊर्जा आयोग को विखंडनीय पदार्थों के उत्पादन की सब अवस्थाओं का नियंत्रण क्या किया जाए, उस पर निरीक्षण किया जाए और परमाणु अस्त्रों के प्रशिक्षण करने और परमाणु ऊर्जा का जो प्रयोग किया जाएगा वो किस लिए किया जाना चाहिए? शांतिकालीन लाभों को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। अर्थात अमेरिका ने भी जो है एक प्रारूप योजना पेश करी थी जब 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क में निशस्त्रीकरण को लेकर बैठक हुई थी। उनका क्या कहना था कि परमाणु अस्त्र जो हैं उनका जो प्रशिक्षण है, जब परमाणु ऊर्जा है उसका प्रयोग केवल किस लिए किया जाए? शांति को बढ़ावा देने के लिए। इसी प्रकार से इसी बैठक में सोवियत संघ ने भी प्रतिनिधि ग्रोमिको एक योजना पेश करी। इस योजना में उन्होंने भी कहा कि अणु बमों के उत्पादन तथा व्यवहार को क्या कर दिया जाए? अवैध घोषित किया जाए और जितने भी अणु बम हैं उनको क्या कर दिया जाए? शीघ्र ही नष्ट कर दिया जाए। इस संबंधी समझौता तैयार करने की बात किसने कही थी? सोवियत ने कही थी। इसी योजना में यह देखने के लिए कि परमाणु हथियार नहीं बनाए जा रहे, अतः अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग द्वारा निरीक्षण का भी क्या दिया गया? सुझाव दिया गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग बना दिया जाए जो ये निरीक्षण करेगा कि अणु बमों का उत्पादन कौन सा देश कर रहा है। परंतु इन दोनों योजनाओं में मूलभूत अंतर होने के कारण ये जो योजनाएं थी, जो अमेरिका के द्वारा प्रारूप योजना और सोवियत के द्वारा जो ग्रोमिको योजना थी, वो योजनाएं सफल न हो सकी। वो योजनाएं क्या होगी? असफल होगी, उनका कोई महत्व नहीं था। इसी प्रकार 13 फरवरी 1947 को फिर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद जो एक अंग है उसने क्या किया? परंपरागत शस्त्रों के लिए एक आयोग की स्थापना करी, जिसके सदस्य वे सभी देश थे जो शुरुआत में सुरक्षा परिषद के सदस्य थे। इस आयोग का भी मुख्य कार्य क्या था? शस्त्रों एवं सशस्त्र सेनाओं में कमी करने की योजना बनाना, यानी कि एक तो शस्त्रों को कम किया जाए और जो सशस्त्र सेनाएं लगाई गई हैं उनमें भी क्या की जाए? कमी की जाए, कटौती की जाए। और इस आयोग को वह कार्य करने की मनाही थी जो परमाणु ऊर्जा आयोग को क्या दिए गए थे? सौंपे गए थे। अतः हम कह सकते हैं कि इस प्रकार 13 फरवरी 1947 को भी जो है परंपरागत शस्त्रों के लिए एक आयोग बनाया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? शस्त्रों में क्या करना? कटौती करना। उसके बाद एक आयोग बनाया गया निशस्त्रीकरण आयोग 1952, काफ़ी फेमस हुआ था ये। 1950 में निशस्त्रीकरण आयोग 1952 की मैं बात करूँगी। 1950 में क्या हुआ? अमेरिका राष्ट्रपति ट्रूमैन ने सुझाव दिया कि संयुक्त राष्ट्र क्या करे? परमाणु शक्ति आयोग
वह परंपरागत शस्त्रों के लिए एक आयोग को मिलाकर एक नवीन आयोग बनाए, एक नवीन आयोग की क्या करे, रचना करे, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य इन पर सहमति संबंधी गतिरोध भी पैदा हो रहा था उस समय। अतः महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि दोनों आयोगों को मिलाकर एक नवीन आयोग बना दिया जाए। यानी कि जो दो आयोग थे, बारूक योजना की मैंने बात करी थी, ग्रोमिको की बात करी थी, इन दोनों आयोगों को मिलाकर क्या बना दिया जाए, एक नवीन आयोग बना दिया जाए। अतः महासभा ने क्या किया, 11 जनवरी 1952 को महासभा का जो छठा अधिवेशन हुआ उसमें निशस्त्रीकरण आयोग की क्या करी, स्थापना करी। प्रारंभ में निशस्त्रीकरण आयोग में सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य जो थे, सभी स्थायी सदस्य तथा कनाडा भी उसमें शामिल था। बाद में इसके सदस्यों की संख्या में क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई और इस आयोग ने 2 समितियों की स्थापना भी करी। इस समिति को क्या दिया गया, हथियारों व सेनाओं का नियमन का कार्य सौंपा गया कि हथियारों और जो सेनाएं उनका नियमन किया जाए। दूसरी समिति को क्या कार्य दिया गया कि वह राष्ट्रों द्वारा सेनाओं व हथियारों के संबंध में दी गई सूचनाओं पर क्या करे, विचार विमर्श करे। यानी कि फर्स्ट समिति क्या देखेगी, हथियारों और सेनाओं का नियमन किस प्रकार से करना, वो कार्य दिया गया। और दूसरी समिति को राष्ट्रों द्वारा जो सेनाएं बनाई हैं, जो हथियार हैं उनके पास, वो सारी सूचनाएं प्राप्त करे और हमें विचार विमर्श दे। अतः इस समिति ने ये भी मांग करी कि निशस्त्रीकरण आयोग के जो निरीक्षकों की हवाई उड़ानें हैं उन पर भी उनका अधिकार होना चाहिए तथा उन्हें यह भी अधिकार होना चाहिए कि वे किसी देश में जाकर वहाँ के हथियारों के कारखानों का निरीक्षण कर सके। परंतु दोनों महाशक्तियों के मध्य उस समय गतिरोध था, अतः वार्ता बीच में ही रुक गई, वो सफल ना हो सका। यहाँ तक कि 1954 में एक गठित की गई उप समिति इन मतभेदों को सुलझाने में भी क्या रही, असफल रही। लेकिन फिर भी निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास चलते रहे। उसके बाद फिर जो आगे जो बनाया गया आयोग, वो बनाया गया, सोवियत प्रस्ताव पेश किया गया 1955 में। 1955 में महासभा के आदेश पर उप समिति की कई बैठकें हुई। इन बैठकों में 10 मई 1955 को सोवियत संघ के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में निशस्त्रीकरण संबंधी क्या करी, एक नई योजना रखी। सोवियत संघ के जो प्रतिनिधि थे, जो सोवियत संघ का प्रतिनिधि था, उसने क्या किया, यूएनओ के सामने निशस्त्रीकरण संबंधी जो है 10 मई 1955 को एक योजना रखी। इसमें सोवियत संघ ने क्या कहा कि सेना में 1/3 कटौती की मांग को छोड़ दिया गया। जो सेना में 1/3 कटौती उसको छोड़ दिया जाए। परमाणु हथियारों को तत्काल नष्ट करने की जिद छोड़कर उसने पश्चिमी गुट की यह बात स्वीकार कर ली कि 3/4 हथियारों और सैनिकों की कमी करने के बाद इस दिशा में क्या उठाए जाएं, कदम उठाए जाएं और एक अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण संघ की क्या की जाए, स्थापना की जाए। अतः हम कह सकते हैं कि 1955 में यूएनओ के सामने सोवियत ने ये प्रस्ताव रखा कि 1/3 कटौती की मांग को छोड़ दिया जाए और परमाणु हथियारों को पूर्ण रूप से तत्काल नष्ट किया जाए, उस जिद को छोड़ दिया जाए। उसकी जगह क्या कर लिया जाए, 3/4 जो हथियार हैं, जब सैनिकों की कमी, और सैनिकों में 3/4 हथियारों में कमी की जाए और 3/4 सैनिकों में कमी की जाए और उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण संघ बनाया जाए, उसकी क्या की जाए, स्थापना की जाए। उसके बाद है सोवियत प्रस्ताव 1957। 24 जनवरी 1957 को सोवियत संघ ने एक प्रस्ताव रखा, निशस्त्रीकरण आयोग का क्या किया जाए, विस्तार किया जाए। उसमें भारत, मिस्र, पोलैंड व लैटिन अमेरिका देश को भी क्या किया गया, शामिल किया जाए। यानी कि जो सोवियत प्रस्ताव पहले 1955 में जो है यूएनओ के सामने रखा गया, फिर 1957 में फिर सोवियत संघ ने एक प्रस्ताव रखा निशस्त्रीकरण आयोग को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें भारत भी था, मिस्र भी था, पोलैंड भी था व लैटिन अमेरिका के जितने देश थे उनको भी क्या किया गया, शामिल किया। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है पूर्ण निशस्त्रीकरण प्रस्ताव, जो 18 सितंबर 1959 को सोवियत संघ के जो प्रधानमंत्री थे खुश्चेव
ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के समक्ष क्या रखा, पूर्ण सर्वनाम निशस्त्रीकरण का प्रस्ताव रखा। मैंने आपको बताया था कि पूर्ण निशस्त्रीकरण क्या होता है कि पूर्ण रूप से जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, जितने भी कारखाने हैं, जितने भी उद्योग जो शस्त्रों को जिस प्रकार से शस्त्रों का निर्माण किया जाता है, जितने भी सैनिक हैं, सभी को क्या करना, पूर्ण रूप से नष्ट करना, वो कहलाता है पूर्ण निशस्त्रीकरण। अतः 18 सितंबर 1959 को सोवियत संघ के प्रधानमंत्री ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के समक्ष क्या कहा कि पूर्ण सर्वनाम निशस्त्रीकरण का प्रस्ताव रखा, जिसमें क्या कहा गया कि 4 साल के भीतर सभी राष्ट्रों को इस प्रकार निशस्त्रीकरण करना चाहिए कि इस अवधि के बाद उनके पास युद्ध करने का कोई भी साधन ना रहे। किस प्रकार से निशस्त्रीकरण किया जाए कि किसी भी राष्ट्र के पास युद्ध करने के लिए कोई भी साधन ना हो। अतः सदस्य राष्ट्र अपनी आंतरिक सुरक्षा व शांति के लिए थोड़ी सी पुलिस और सेना रख सकता है, केवल यानी कि अपनी अंदरूनी आंतरिक सुरक्षा के लिए, शांति बनाए रखने के लिए वो थोड़ी सी पुलिस और सेना को रख सकेगा। इस योजना के साथ ख्रुश्चेव ने आंशिक निशस्त्रीकरण की योजना भी रखी। पूर्ण सर्वनाम निशस्त्रीकरण के साथ साथ उन्होंने आंशिक मीन्स की थोड़ी मात्रा में आंशिक निशस्त्रीकरण की योजना भी रखी। और इस योजना में उसने निम्नलिखित बातों पर बल दिया। फर्स्ट क्या दिया, नाटो और जो वार्सा पैक्ट के सदस्य राष्ट्रों के मध्य एक अनाक्रमण संधि हो। एक सदस्य राज्य दूसरे राज्यों पर आक्रमण होने की स्थिति में उस राज्य की मदद करे। यूरोप से विदेशी सेनाएं जो हैं वो हटा ली जाएं। मध्य यूरोप को भी परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाया जाए। यूरोप से विदेशी सैनिक अड्डे समाप्त कर दिए जाएं। परंतु यह योजना भी सफल न हो सकी क्योंकि इससे पश्चिमी शक्तियों ने एक मजाक का विषय बना लिया था। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण निशस्त्रीकरण प्रस्ताव जहाँ आंशिक निशस्त्रीकरण की योजना भी है, वो जो सोवियत संघ के द्वारा सुझाई गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के समक्ष जो है प्रस्ताव रखा गया था, वो भी पूर्ण रूप से सफल ना हो सका। उसके बाद फिर जो है निशस्त्रीकरण आयोग का क्या किया गया, विस्तार किया गया। एक निशस्त्रीकरण आयोग बनाया गया 1961 में। ये क्या था कि दिसंबर 1961 में महासभा द्वारा निशस्त्रीकरण आयोग का विस्तार करके उसमें 8 जो गुट निरपेक्ष देशों ब्राज़ील, बर्मा, इथोपिया, भारत, मेक्सिको, नाइजीरिया, संयुक्त अरब गणराज्य और इसके साथ साथ स्वीडन को भी इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया, जिसके कारण 10 सदस्यीय निशस्त्रीकरण आयोग अब 18 सदस्यीय निशस्त्रीकरण आयोग क्या था, बन गया था। परंतु फ्रांस ने क्या किया, इसका विरोध किया। इतना विस्तृत आयोग निशस्त्रीकरण संबंधी किसी भी समस्या को हल करने में क्या रहेगा, सफल रहेगा। अतः हम कह सकते हैं कि निशस्त्रीकरण आयोग जो 1961 में जो बनाया गया, वो भी निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने में क्या रहा, असफल रहा। उसके बाद फिर जनेवा सम्मेलन 27 जुलाई 1965 को जनेवा में निशस्त्रीकरण आयोग की क्या हुई, दोबारा से बैठक हुई। सम्मेलन के आरंभ में सोवियत और अमेरिकी मतभेद उग्र होकर सामने आए। इस सम्मेलन में आयोग ने अब तक जो भी कार्य किए थे उसकी रिपोर्ट पेश की गई। दोनों गुटों की ओर से ऐसे भाषण हुए जिन्होंने सम्मेलन के भाग्य का पहले ही फैसला कर दिया हो। यानी कि अमेरिका अपनी बात कह रहा था, सोवियत संघ अपनी बात कह रहा था, दोनों में आपस में मतभेद थे और उनके भाषणों से ऐसे लग रहा था कि उन्होंने सम्मेलन का आगे क्या फैसला रहेगा उसका निर्णय वो है दोनों देश ही कर रहे हैं। ऐसी स्थिति ने सम्मेलन की असफलता को दर्शा दिया और बिना कोई ठोस निर्णय लिए सम्मेलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। अतः जनेवा सम्मेलन भी पूर्ण रूप से क्या रहा, असफल रहा। इसमें भी निशस्त्रीकरण को जो बढ़ावा देना था उसमें पूर्ण रूप से यूएनओ क्या रहा, विफल रहा। उसके बाद बाहरी आकाश संधि 1966 की मैं बात करूंगी। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत मेंशन हो गया, 1966 है बेटा। बाहरी आक्रमण संधि 1966 में महासभा ने शांतिपूर्ण कार्यों के लिए जो है बाहरी अंतरिक्ष के प्रयोग संबंधी एक प्रस्ताव पास किया। बाहरी अंतरिक्ष का जो प्रयोग उसके संबंधी, इस संधि शांति की दिशा में क्या था, एक रचनात्मक संधि थी कि शांति को कैसे स्थापित करना है। इसमें बाहरी अंतरिक्ष को मानवता की साझी संपत्ति माना गया और बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण
तथा साझे प्रयोग के लिए क्या की गई, अपील की गई। संधि द्वारा क्या, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन के बाहरी आकाश में जितने भी नुक्लीय शस्त्र के भेजे जाने पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। और कोई भी राज्य बाहरी आकाश में किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का दावा नहीं करेगा तथा चंद्रमा और खगोलीय पिंडों पर भी सैनिक अड्डे स्थापित नहीं करेगा। और इस संधि को 9 दिसंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ राष्ट्रों को जो सफलता मिली है और यूएनओ ने भी बारह आकाश संधि जो 1996 में हुई उस संधि को क्या किया, स्वीकार किया। फिर उसके बाद हुई परमाणु अप्रसार संधि 1968 की मैं बात करूँगी। निशस्त्रीकरण की दिशा में एक आंशिक सफलता तब मिली जब रूस और अमेरिका के बीच, यानी कि रूस और अमेरिका के बीच 1968 की परमाणु अस्त्र प्रसार निषेध संधि को मौलिक रूप दिया गया। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की राजनीतिक समिति ने भी परमाणु शस्त्रों के प्रसार और निर्माण पर नियंत्रण का प्रस्ताव पेश किया। संघ के 112 सदस्यों में से 110 सदस्यों ने इस प्रस्ताव में पर क्या हुए, एक मत हुए। ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, इजराइल, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, इसके अलावा और कई राष्ट्र थे जिन्होंने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था, परंतु इस संधि पर हस्ताक्षर करने में अपनी स्थिति को आरक्षित रखा। अल्बानिया, क्यूबा, तंजानिया आदि देशों ने प्रस्ताव का क्या किया, विरोध किया। जबकि कुछ देश जैसे कि भारत की बात करूं, अर्जेंटीना की मैं बात करूं, ब्राज़ील की बात करूं, स्पेन की बात करूं, जो कि परमाणु शक्ति की क्षमता से क्या थे, युक्त थे, मतदान में भाग नहीं लिया। और इस संधि की मुख्य जो धाराएं थी वो निम्नलिखित थी कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्रों को परमाणु बम बनाने की जानकारी नहीं देंगे। यानी कि जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है ना, जो परमाणु शक्ति जिनके पास नहीं है, उनको जो है परमाणु बम बनाने की किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं देंगे। सेकंड क्या था कि परमाणु शक्ति संपन्न राज्य परमाणु अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने पर परमाणु शक्ति विहीन राज्यों की मदद भी नहीं करेंगे। एक उन्होंने कहा कि परमाणु शक्ति जो विहीन राष्ट्र हैं परमाणु बम बनाने का अधिकार त्याग देंगे, यानी कि वो परमाणु बम नहीं बनाएंगे। जिन्होंने बना लिए, जिनके पास परमाणु बम नहीं है ना, उनको जो है ये अधिकार नहीं आता, वो परमाणु बम का निरीक्षण नहीं कर सकते। परमाणु अस्त्रों के प्रशिक्षण और विस्फोटों पर रोक लगाने की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था भी स्थापित की गई। वह राष्ट्र जिसके पास परमाणु क्षमता है वह परमाणु शक्ति का प्रयोग असैनिक कार्यों के लिए भी करेंगे। शांतिपूर्ण देशों के लिए जो भी अनुसंधान कार्य किए जाएंगे उनको अंतर्राष्ट्रीय परमाणु शक्ति संस्था निरीक्षण की पूर्ण व्यवस्था होगी। लेकिन इस संधि की क्या हुई, आलोचना हुई। अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड सहित इस संधि की बड़ी संख्या में अन्य देशों ने स्वीकार कर लिया, परंतु कुछ परमाणु शक्तियों और परमाणु क्षमता रखने वाले देशों जैसे कि फ्रांस, चीन, भारत, इजराइल, अर्जेंटीना आदि ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। यह देश इस संधि को पक्षपातपूर्ण संधि कहते हैं क्योंकि यह परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों और परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्रों के मध्य क्या करती है, अंतर को बढ़ाती है। यह परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्रों को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों पर निर्भरता को बढ़ाती है। अतः इस संधि की एक सबसे बड़ी कमी क्या थी कि इसमें परमाणु शक्ति के नियंत्रण और निरीक्षण के प्रश्न पर कोई भी जो है प्रश्न नहीं सुलझाया गया। अतः ये संधि की जमकर आलोचना की गई और 24 अप्रैल 1968 को महासभा का जो विशेष अधिवेशन हुआ उस संधि पर विचार किया गया और इसे क्या कर लिया गया, स्वीकार भी कर लिया गया। और यह संधि अप्रैल 1970 से 25 वर्षों के लिए लागू कर दी गई। अतः मार्च 1995 में इस संधि की समय सीमा समाप्त होनी थी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से मार्च 1995 में दोबारा इस पर समीक्षा की गई और इसे अनिश्चित काल के लिए लागू कर दिया गया। अप्रैल 1995 तक इस संधि में 178 सदस्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। उसके बाद आता है हमारा निशस्त्रीकरण दशक 1970 और 80। 1970 से लेकर 1980 तक निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया गया
और इस दशक को बहुत आशाओं के साथ प्रारंभ किया गया और इसमें आरंभ होने के कुछ समय के बाद 5 मार्च 1970 को आणविक हथियारों की गैर प्रसारण संधि 1968 लागू हो गई थी और इसी दौरान संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण समिति द्वारा एक प्रारूप भी तैयार किया गया और इसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि सभी देश अपने जीवाणु अस्त्र भंडारों को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निशस्त्रीकरण दशक 1970-80 को भी क्या दिया गया, महत्व दिया गया। आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी जो अगला पार्ट रह गया वो हम कल करेंगे। धन्यवाद।